हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को तथा इनसे संबंधित अब आगामी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को संविधान में कहाँ दर्जा दिया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? आयरलैंड के संविधान से मिली है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। पहला, वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं, मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं व्यक्तियों में प्राप्त। दूसरा, वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसी आधार पर परिवर्तित आधारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है तथा अपरिवर्तनीय अधिकारों, जिसका तात्पर्य कुछ ऐसे निर्देशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सकें, उनको कहाँ रखा है? भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित कर दिया गया है। तो भाग 3 में हमारे क्या है? मूल अधिकार हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य के कर्तव्य हैं, उनके क्या क्या दायित्व हैं उनको बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्घृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित, मतलब समाज पर आधारित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है, मतलब उन्हें समाज के लिए क्या क्या काम करने हैं, कैसे समाज को बेहतर बनाना है, ठीक है, कैसे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, इन सब के बारे में बताए गए हैं। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहां एक व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो, भाग 3 की बात की जा रही है। तो वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई, राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो समाज के न्याय के लिए वांछनीय है। जैसे कोई तबका ज़्यादा पीछे हो गया है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करना है। अगर हम सबके लिए व्यवस्था करेंगे तो फिर से कोई आगे और पीछे हो जाएगा। जो ज़्यादा पीछे हैं उनको हमें ज़्यादा सहूलियत देनी है, ठीक है। जैसे हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना, और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। नौकरियों में जो छोटे कास्ट से आते हैं उनके लिए क्या है, कम फीसेस लगती हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप लोगों के जल्दी आ जाते हैं। इसी तरह की अन्य बातें। इनके महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों के महत्व क्या है, इनके क्या उद्देश्य हैं? पहला, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इसी से प्रेरित हैं। अधिकांश जो योजनाएं चलती हैं हमारे गाँव के लिए और गरीबों के लिए इसी से प्रेरित होती हैं। इसमें संविधान का दर्शन निहित है। अब देख लेते हैं विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में क्या विचार हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है? नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। BN राव ने कहा है नीति निर्देशक तत्वों का राज्य पदाधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, ये उन्हें पथ प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देखते हैं भाग 4 में वर्णित सभी नीति निर्देशक तत्वों को। अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 37 है नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो। जो भी कानून होते हैं वो इसके कानूनों को लागू करते हैं। 38 में क्या कहा गया है? पहला है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक
ठीक है। लोक कल्याण की वृद्धि करेगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की वृद्धि का प्रयास करेगा। मतलब वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जो नीचे तबके के लोग हैं वो भी सबके समान आ सकें। अगला है राष्ट्र प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य, ये सभी दायित्व किसके हैं? राज्य के हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। इसमें क्या क्या राज्य को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? पुरुष और स्त्री सभी को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व सभी को प्राप्त करेगा। जैसे गांव में पट्टा दिया जाता है जिसके पास ज़मीनें नहीं होती हैं। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करेगा। स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। ये एग्जाम में आता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39। पुरुष और स्त्री का कर्मकारों को के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। मतलब जो उनकी शक्ति हो उसी के अनुसार उनको रोजगार मिले। कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी खान में ना जाए। अगला है बच्चों को स्वतंत्र व गर्ममय वातावरण में स्वस्थ विकास और अवसर की सुविधाएं दी जाएं और बच्चों को अल्पवय व्यक्तियों के शोषण तथा नैतिक व आर्थिक प्रत्याग से रक्षा करना। अगला अनुच्छेद है 39 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया? समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 32 में जो हमें कहा गया है ना कि सभी को क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। वहाँ पे उपचारों के अधिकार में हमें कैसे उपचार मिलेगा? किसी को सहायता नहीं मिलेगी तो निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब वकील और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराएगा। कौन? राज्य का ये कर्तव्य होगा कि लोगों को अनुच्छेद 32 का लाभ मिल सके। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति व पदाधिकार देना। ग्राम पंचायत किसमें? ये बहुत पूछा जाता है, तो कैसे हम याद कर सकते हैं? 40 लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ पंचायत शुरू होती है। ठीक है। अनुच्छेद 41 क्या है? कुछ दशाओं में विशेषता बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्त आदि की दशा में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अगला अनुच्छेद है 42। इसमें क्या कहा गया? कार्य की न्यायसंगत व मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 है कर्मचारियों को निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास। मतलब लोग सरकार क्या है? कुटीर उद्योग तथा मजदूरी इन सबको बढ़ाएगी, उसका ये दायित्व होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। ये तो हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 43 का में क्या दिया गया है? उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान। कब ये जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 43 खा में क्या कहा गया? सहकारी समितियों का उन्नयन। सहकारी समितियों को बनाएगी सरकार। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों 4 के हैं बराबर, मतलब समान। तो इसमें क्या कहा गया? समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना। ठीक है। सरकार अभी क्यों नहीं लागू करेगी? क्योंकि समाज हमारा सभी बराबर नहीं है, तो समान नागरिक कानून लागू नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल। इसी अनुच्छेद के तहत आंगनबाड़ियों की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 47 है लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। मादक पेयों, हानिकारक नशीले पदार्थों को बंद करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 है कृषि तथा पशुपालन से संबंधित। अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित। इसे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करना। मतलब ये सब किसके दायित्व हैं? राज्य के दायित्व हैं। अनुच्छेद 50 है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक साथ नहीं रखना है,
अपने आप को अलग करके रखना है। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत सम्मानपूर्ण संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना है। ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से याद रखिएगा इसे। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या आलोचना की गई है देख लेते हैं। केटी शाह ने क्या कहा है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। मतलब राज्य चाहे तो इसे देगा और चाहे तो ना देगा, वो उसको ये सजेशन दिया गया है सिर्फ। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप कर सकती है, किसी भी तरह लागू करे, सिर्फ उसे मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा बचा के चलना है। नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान ने मूलभूत घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं किया है। मतलब सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया, राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद का संघर्ष का कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये कुछ लोगों के मूल अधिकारों का हनन करने लगते हैं। नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया है, जैसे समान नागरिक संहिता। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिनसे वे निर्देशित होते हैं लेकिन बाधित नहीं है। मतलब ये उनको सिर्फ सलाह दी गई है, बाध्य नहीं किया गया है। चलिए कुछ योजनाएं देख लेते हैं जो नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सरकारों द्वारा शुरू की गई। भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण, जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब अनुच्छेद 39 के तहत शुरू किया गया था। जमींदारी का उन्मूलन मतलब किसी से हमने ज़मीन छीन लिया, वो उनके अधिकार में नहीं था, बाकी लोग को बांट दिया। किस लिए? सिर्फ समाज के उत्थान के लिए। अनुच्छेद 40 73वें और 74वें संविधान संशोधन, मतलब जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक बना दिया गया। 41 में क्या, 41वें अनुच्छेद के तहत कौन से नियम आए थे? औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा आया है, दिव्यांगों के लिए आरक्षण आया है, वृद्धों के लिए पेंशन, मातृत्व सुरक्षा योजना, ये सब 41 के तहत दिए जाते हैं। अनुच्छेद 45 के तहत क्या क्या दिया जाता है? 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45 के तहत राज्य का कर्तव्य था, जो उन्होंने मूल अधिकार बना दिया इसे। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति शिक्षा संस्थानों में लोक नियोजन में छूट, ठीक है, मतलब आरक्षण की व्यवस्था। 48 का है बाघ परियोजना, मतलब पर्यावरण से संबंधित है ना, पर्यावरण और पशु से संबंधित। हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सब 48 का के तहत आए हैं। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं आई हैं। अनुच्छेद 51 क्या है? पंचशील समझौता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि, मतलब हम लोग जो करते हैं विदेशों से संबंध। अब देख लेते हैं मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित हैं। मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को सौंपे गए दायित्व हैं, जिनके माध्यम से वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इसे न्यायालय बदल सकता है न्यायालय में जाकर, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। और इसमें मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श है। मूल अधिकार का स्वरूप समानता नकारात्मक है, नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप सकारात्मक है। ऐसा क्यों है? मूल अधिकार लोग मतलब किसी को अपना अधिकार लेने के लिए दूसरे को हनन भी कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज को लेकर चलता है। मूल अधिकार के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्त सीमाएं हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की कोई सीमा नहीं, क्योंकि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और हम अन्य कोई कानून बनाते हैं तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, कहीं इसमें किसी का मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 32 तथा 226 के तहत। अनुच्छेद 32 उच्च सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, इसके लिए कोई राज्य पर दबाव नहीं डाल सकता है।
मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 358 तथा 359 के आधार पर किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के समय, जबकि नीति निषेध तत्व जब तक लागू ना किए जाएंगे वो लंबित रहेंगे। मतलब लागू जब करेंगे आप तब चालू है, सरकार बंद कर देगी तो बंद है। चलिए अब हम राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा उद्देश्य नीति निषेध तत्वों में निहित नहीं है? लोक कल्याणी राज्य की स्थापना, राजतंत्र का प्रसार, मद्य निषेध हेतु प्रयास करना, सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना। तो इसमें राज्य का कर्तव्य क्या है? बाकी तीनों हैं, मतलब ये तीनों गलत हैं। नहीं पूछा गया तो राजतंत्र का प्रचार ही नहीं कर सकती है सरकार। अगला क्वेश्चन है, नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है कौन से नहीं। यह भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, तीनों बातें सही हैं। आयरलैंड के संविधान में इसे जापान से ग्रहण किया गया है, तो ये इसमें कथन गलत है। केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति निषेध तत्वों में क्या शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अवैध, ये भी है अनुच्छेद 51। मद्य निषेध हेतु प्रयास, ये भी है। संविधान तथा राष्ट्रगान के आदर्श से संबंधित उपबंध, ये नहीं है, ये नागरिक के कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान है, सही है। अनुच्छेद 40 केवल भारतीय निकायों के प्रशासन की बात करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा असत्य है पूछा गया, तो 2 असत्य है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यवहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी तक हम समान नागरिक संहिता नहीं लागू किए हैं। अगला है, हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निषेध तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग पर बात की गई? ठीक है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद 44। जब इसको बनाया गया था तो समान नागरिक कानून की भी बात की जा रही थी। अगला है, उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत रहता है? कुटीर उद्योगों का विकास, अनुच्छेद 43 में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है? आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो ये गोवा में लागू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51 10 नहीं, ज़्यादा हैं, गलत है। अनुच्छेद 4 में 36 से 51 तक है, ये ठीक है। अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया है। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष से 11 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा व देखभाल का प्रावधान निहित है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा सही है? 1 और 4 सही है सिर्फ। चलिए अगले पे चलते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निषेध तत्वों में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों द्वारा निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता की बात की गई। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नीति निषेध तत्वों को मूल अधिकारों अनुच्छेद 14, 19 व 31 पर वरीयता दी गई? तो 42वें संविधान संशोधन में ही दी गई थी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये दोनों सही हैं।
मतलब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है, मतलब लोक कल्याणकारी राज को स्थापना करने की बात करता है तथा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व हैं वाद योग्य, वाद योग्य नहीं है तो मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते, तो मतलब ये वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है सूची का मिलान। अनुच्छेद 40 में क्या है? सबसे पहले हमने बताया था 44 आप क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। 40 क्या हो जाएगा, 40 लोग इकट्ठा होंगे तो ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा। 41 काम पाने का अधिकार, ये भी सही है। 48 कृषि एवं पशुपालन, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है राज्य के नीति हिंसक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 51 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है किसके, निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, जनजातियों के, स्त्रियों के, दलितों के। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? बच्चों के, स्त्रियों के तथा जनजातियों के। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 51 में। 51 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? रोज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सही है, मतलब ये उसका उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी राज्य का दायित्व है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये गलत बात है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? निम्नलिखित में कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? देखते हैं। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राजनीतिक तत्व या मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही राज्य को शासन करने के लिए कौन कौन से काम करने हैं, क्या कहते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या क्या काम करने हैं, उसकी बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। अगला है कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन किस में आया था, बताइएगा। बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संविधान संशोधन 96वां संविधान संशोधन 1992। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था, बताइएगा। हमने बताया था आपको, ये कहा था केटी शाह ने। चलिए अगला क्वेश्चन, भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी है। समान नागरिक संहिता है। छोटे परिवारों का मापदंड, प्राथमिक शिक्षा व मातृभाषा में शिक्षा, किसकी बात की गई है? तो बात की गई है सिर्फ पहले, दूसरे व तीसरे की। अगला है सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करना चाहिए। विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण में कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूलवंश या धर्म के कारण किसी व्यक्ति पर स्वेच्छाहीनता से पीड़ित ना हो। ठीक है। तो सामाजिक समानता क्या कहता है, यही बात है, कोई भी व्यक्ति इस तरह की स्थिति में ना आए कि वो इस तरह से पीड़ित अपने आप को महसूस करे। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है। बिल्कुल नहीं, ये राज्य को निर्देशित किया गया है, उनके कर्तव्यों में दिया गया है, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसे लागू करेंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। लेकिन बाकियों को पढ़ लेते हैं। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। जी बिल्कुल भी, ये राज्य के कर्तव्य हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान की यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध नहीं है? काम करने का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्राथमिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध, ये है वहाँ पे।
भारत के सभी लोगों में सामंजस्य, समान सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ाना, इस तरह की बात नहीं की गई है। ये हमारा काम है, मतलब लोगों का दायित्व है। न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलगाव, ये कहता है। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है? तो ये राज्य के कर्तव्यों में कही गई है, राज्य के निर्देशक तत्वों में कही गई है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। जितने भी लोगों ने अभी तक इसे शेयर नहीं किया, आप ज़रूर शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आप तक अच्छे कंटेंट पहुंचाते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ये है। पर्सनल लॉ का संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तो पर्सनल लॉ का संरक्षण नहीं है इसमें। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आप लोग अपने आगामी परीक्षाओं में इससे जितने भी प्रश्न आएंगे उसे ज़रूर कर लेंगे। फिर से आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। धन्यवाद आप सभी का।